गुड इवनिंग एवरीवन। इंग्लिश के क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लग गया, स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। अभी आवाज़ आ रही मेरी? रागिनी शर्मा एंड काजल, यू बोथ आर ऑनलाइन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रागिनी, गुड इवनिंग। यस सर, आवाज़ आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। काजल, रागिनी, मयंक, सभी लोग जुड़ गए हैं। तो मैं आज स्टार्ट कर लूँ। आपका रूल नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आपको याद होगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। ठीक है जी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अभी हम लोग पढ़ रहे थे और रूल नंबर 5 तक कंप्लीट कर। गुड इवनिंग मयंक, गुड इवनिंग। लगभग हम लोगों ने 5 रूल पढ़ लिया था, छठा भी रूल हमने थोड़ा सा उस पर डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से उसको रिकैप करते हुए आज हमारा पूरा डिग्रीज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन, जो मैंने बोला था आपको, अगर इस चैप्टर के बाद हम ट्रांसलेशन का ही क्लास लेंगे। अब लगातार 2-3 क्लास हम ट्रांसलेशन का और वर्ड पावर का बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि ग्रामर आपका बहुत स्पीड से बढ़ते चला गया और ट्रांसलेशन अभी थोड़ा पीछे है, तो ट्रांसलेशन को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, सभी लोग जुड़ गए हैं तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम देखो ध्यान से यहाँ पे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके पॉजिटिव डिग्री दिए हुए हैं और उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए जनरली हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी मोर लगाकर हम बनाते हैं उसका कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर हम बनाते हैं उसका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, आप उस दिन बहुत ही हाँ, आप उस दिन बहुत ही मन से इसका जवाब दे रहे थे, फिर से उम्मीद हम यही करेंगे कि आज फिर से जवाब देते चलिए। चलिए, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी में भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे एक देयर आर सम पॉजिटिव डिग्री, कुछ पॉजिटिव डिग्री हैं। देखो, सम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के कुछ पॉजिटिव डिग्री हैं, इन व्हिच, जिसमें बाय एडिंग मोर, मैंने अभी हिंदी में बताया था आपको कि मोर लगाकर एंड मोस्ट, मोस्ट लगाकर टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? क्रमशः, क्रमशः, है ना? यानी कि मोर लगाकर हम कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। आप गौर करना यहाँ पे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। देखिए, मैं ना थोड़ा इसमें खोल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट थोड़ा होल्ड करना। ये रहा आपका इंपोर्ट पीडीएफ। चलिए आगे हम लोग अपने जगह पे, और चलिए जवाब देना शुरू करिए इसका। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। यहाँ लगा देंगे हम मोर, तो इसका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, है ना? मोर ब्यूटीफुल अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट। मोर ब्यूटीफुल और इसका हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। रागिनी शर्मा, बहुत बढ़िया। आप लोग पहले से भी, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? अब मैं एक बार सिर्फ बोल देता हूँ। इसका हो जाएगा मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। ब्यूटीफुल और हैंडसम में अंतर आपको आता होगा। ब्यूटीफुल लड़की के लिए सुंदर के अर्थ में होता है और हैंडसम का प्रयोग लड़का के लिए सुंदर के अर्थ में होता है। लेबोरियस का हो जाएगा मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटरेस्टिंग,
इंटरेस्टिंग का हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना। आपको मैं एक बार एक और लिख दूं बीच में, इसका हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग। आप लोग अपने नोट में जरूर इसे बनाकर याद कर लीजिएगा। यहाँ तो आपको आसान लगेगा, लेकिन फिर जब इसका जरूरत पड़ता है तो गड़बड़ लोग करते हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, इंटरेस्टिंग, है ना। चलिए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला, है ना, महंगा या खर्चीला। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, इसी तरह से आप सब बना सकते हैं, है ना। करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी, करेजियस का मतलब क्या होता है भाई, साहसी। करेजियस का मतलब होता है साहसी। अगर कोई वर्ड में दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। और इसका मोर करेजियस हो जाएगा, मोस्ट करेजियस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे है शानदार, जो देखने में अच्छा लगता हो उसके लिए हम लोग मैग्निफिसेंट यूज करते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, मोर मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, है ना। और इसमें हम लगा देंगे मोस्ट मैग्निफिसेंट, यानी कि ज़्यादा। हाँ बहुत बढ़िया, काजल सही जवाब दे रही हैं। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार, शानदार, इसमें मोर लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे। यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, उपयोगी, तो मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। उसके बाद फेमस, फेमस का हिंदी होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, और इसके लिए हो जाएगा मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ठीक है। हाँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का होता है ईमानदार। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये सब आपको लिखा था। और इसका हो जाएगा मोर ऑनेस्ट, और इसका हो जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट। तो ये सब रूल हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है जी। मैं एक चीज़ देख लूँ, रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ जी। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। हम अपने अगले रूल पे चलते हैं, और रूल नंबर 7। अब हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 में क्या है कि सब कुछ वही है, केवल यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। जनरली एडजेक्टिव में अगर ly लगा देते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, ly लगा देंगे तो ब्यूटीफुली, ये हो गया एडवर्ब। तो उसी तरह से मोर ब्यूटीफुली एंड मोस्ट ब्यूटीफुली आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। बस वही चीज देखिए दिया हुआ है कि देयर आर सम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स इंडेड बाय ly, इंडेड बाय ly, ly से जो इंडेड हो, ly का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ly लगा, किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा रहेगा तो उसमें हम क्या लगा देंगे, तो उसे हम क्या समझ लेंगे, एडवर्ब्स जनरली इन विच एडिंग मोर एंड मोस्ट टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आप बताइए ब्यूटीफुली का क्या हो जाएगा, फिर से ब्यूटीफुली का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, है ना। आपको बस केवल ट्रिक समझना है और याद ही रह जाएगा। और इसका हो जाएगा फिर से मोस्ट ब्यूटीफुली, ये केवल एडवर्ब है बस। हाँ जी ठीक है, समझ में आ रहा होगा। स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब क्या होता है, द्रुत या तेज, द्रुत, द्रुत या तेज, है ना, बहुत तेज रफ्तार, रफ्तार के लिए हम लोग स्विफ्टली का यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा मोर स्विफ्टली, मोर SWIFTLY, और इसका हो जाएगा मोस्ट स्विफ्टली, मोस्ट, मोस्ट स्विफ्टली। एक्चुअली ये वर्ड पावर है, एंड फॉर इम्प्रूविंग योर वर्ड पावर यू विल हैव टू रिमेंबर देम, आपको उन्हें याद ही करना होगा। जैसे स्विफ्टली, स्विफ्टली का होता है द्रुत या तेज, तो इसके लिए हम लोग इसका कॉम्परेटिव बनाते समय मोर स्विफ्टली, और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट स्विफ्टली करते हैं यूज। और वाइजली, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मोर वाइजली, और इसका हो जाएगा मोस्ट वाइजली। चलिए केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधान पूर्वक, सावधान पूर्वक, ठीक है। और इसका हो जाएगा वही मोर
मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, है ना। स्किलफुली, स्किलफुली मतलब गुणवान, यानी किसी चीज का स्किल हो, किसी चीज का गुण हो तो स्किलफुली यूज करते हैं। और इसके लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट स्किलफुली, और इसका हो जाएगा मोस्ट स्किलफुली। चलिए फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, है ना। एक समय अंतराल में कोई काम लगातार होता है तो उसको फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, कंजिक्यूटिवली बोलते हैं लगातार के लिए, कंटिन्यूअसली बोलते हैं, सब मिलते जुलते शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मोर फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली, है ना। ये वर्ड पावर है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके लिए हम यूज करते हैं मोर सॉरी मोस्ट, हाँ लिख तो सही रहे थे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो इस तरह से हम लोग तैयार कर लेते हैं। चलिए रूल नंबर, ये रूल समझ में आ गया होगा जो लोग ऑनलाइन है ना। कुछ नहीं हमने किया अभी, सिर्फ मोर और मोस्ट लगा के पहले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए, फिर हमने एडवर्ब का बनाया, पहले एडजेक्टिव का बनाया था, उसके बाद हमने एडवर्ब का बनाया, ठीक है। ये काजल लिख रही हैं, यस सर, चलो भाई काजल, अच्छी बात है, समझ रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिर्फ रूल नंबर 8 पे। धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जा रहे हैं कि अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब, कुछ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं जिसके डिफरेंट होते हैं, जिसके डिफरेंट कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं। जैसे आप गुड का यूज करते हैं तो गुड का क्या करते हैं, बेटर, गुड, बेटर और बेस्ट, है ना। आप आपको जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा, इसका बेटर होता है और इसका बेस्ट होता है। इसमें हम कुछ भी ऐसा कि ER लगा के, EST लगा के ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बल्कि इनका कुछ अलग से शब्द ही होता है। जैसे गुड का, तो आप अगर कहेगा कि गुड का बनाइए कॉम्पेरेटिव डिग्री, तो आप अगर पहले नियम से बनाएंगे तो बन जाएगा गुडर, गुडर, गुडेस्ट, है ना। तो आप ऐसा अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा गलत, बल्कि आपको याद रखना होगा कि गुड का क्या होता है, बेटर और बेस्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और इसमें आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक बार पढ़ते जाता हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, और जहां जिसका जरूरत पड़ेगा मैं उसको बताऊंगा। देखो वेल, वेल मने भी अच्छा होता है, गुड मने भी अच्छा होता है। वेल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं, गुड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, है ना। या फिर किसी की स्थिति को बतलाने के लिए हम वेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेल, वेल का भी क्या होगा, बेटर और बेस्ट, ये आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। उसी तरह से बैड, बैड का मतलब क्या होता है भाई, बुरा, बैड का मतलब होता है बुरा, है ना। और वर्स का मतलब भी होता है, यानी कि उससे भी बुरा, है ना। मतलब बैड का मतलब बुरा और उससे भी बुरा, यानी ज्यादा बुरा कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, ज्यादा बुरा, है ना। और वर्स्ट का मतलब सबसे खराब, जैसे कहते हैं ना कि इसका वर्स्ट पोजीशन है, यानी बहुत खराब पोजीशन है, तो सबसे बुरा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से बैड, वर्स, वर्स्ट, और आपको ये याद रखना पड़ेगा बस। चलिए इल का भी वही होता है, इल का मतलब भी होता है बुरा, इल मने बीमार भी होता है, इल का बुरा भी होता है, इल का मतलब एडजेक्टिव के रूप में बीमार भी होता है। और इसका हम लोग वर्स और वर्स्ट करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका बनाने लगेंगे असाइनमेंट, आपको याद है DPP हम लोग हर चैप्टर का बनाते आ रहे हैं, तो इसका भी जब हम असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा उस समय। एविल का भी होता है वर्स और वर्स्ट, एविल का मतलब भी बुरा होता है, इल का मतलब भी बुरा या बीमार होता है, बैड का मतलब भी बुरा या बीमार होता है। ये सबके मतलब एक जैसे होते हैं और सबके अलग अलग कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। चलिए फार, फार का मतलब होता है दूर, तो फार से दूर, फार से बनता है फारदर और इसका बनता है फारदेस्ट, यानी फार का मतलब दूर, फारदर का मतलब उससे दूर, उससे ज्यादा दूर, और फारदेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा दूर, ठीक है। लेट, लेट का मतलब होता है देर या विलंब, देर होता है या विलंब होता है।
और लेट से बनता है लेटर और लेटर। मैं इसके बारे में अंतर समझाऊंगा आपको, लेटर और लेटर में क्या फर्क होता है। इनफैक्ट मैं आपको समझा ही देता हूं, देखो ध्यान से यहाँ पे LATER, इसमें विजिबिलिटी थोड़ा कम रहती है इसलिए मैं ऐसा ले लेता हूं इसका। देखो ध्यान से LATER और एक है LATTER। इस दोनों में क्या फर्क होता है भाई, इस दोनों में फर्क क्या होता है लेटर और लेटर में। ये दोनों लेट का कंपैरेटिव डिग्री होता है। पहले तो याद रखना क्या है, लेट का मतलब देर होता है या विलंब होता है। इसके कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लेट और लेटर दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ समय पर अलग अलग प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट लेट का जो होता है वो लेटर होता है और इसका होता है अर्थ बाद में, बाद में। और इसका अर्थ होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं समय को बतलाने के लिए। याद रखिएगा, समय यानी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, जैसे आप यूज करते हैं आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, तो बाद में फोन करूंगा मतलब क्या हुआ, बाद के समय में फोन करूंगा, मतलब अभी नहीं बात करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा। तो समय का बोध हुआ। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए देखो सिंगल टी का यूज करते हैं यानी LATER, और जबकि LATTER का प्रयोग करेंगे तो क्रम का बोध होता है यानी ऑर्डर का बोध होता है। इसका भी हिंदी होता है बाद, बाद का या बाद वाला। शुद्ध हिंदी में अगर हम देखें तो बाद वाला, लेकिन इसका अंग्रेजी में आप मीनिंग समझना है यहाँ पे, तो ऑर्डर का बोध करने के लिए करते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे क्रम। जैसे हम कहते हैं ना कि वो वाला घर मेरा नहीं है, उसके बाद वाला घर मेरा है। द लेटर हाउस इज माइन, है ना। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं इसका, अगर हम प्रयोग करेंगे द लेटर हाउस इज माइन, इसका मतलब क्या हो गया कि ठीक बाद वाला घर मेरा है। तो बाद वाला यहाँ पे समय का बोध नहीं हुआ, यहाँ क्रम का बोध हुआ। हम कहते हैं मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसके बाद वाले जो बैठे हुए लड़के हैं उससे बात करूंगा। तो बाद वाला यानी क्रम का बोध जब कराना रहता है तो LATTER का प्रयोग करते हैं, और जब सिंगल टी का प्रयोग यहाँ पर होता है तब समय का बोध होता है यानी टाइम का बोध कराना होता है ना। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा लेटर और लेटर में फर्क। ठीक है, चलिए हम अपने फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। और उसी तरह से इसका होता है लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम यानी सबसे नया, और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। लेकिन इसी लेट का सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट भी होता है और लास्ट का भी प्रयोग हम करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलो लिटिल, लिटिल का मतलब कम होता है। लिटिल का देखो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनता है, लेस और लेसर। लेस भी होता है और लेसर भी होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम यानी सबसे कम। कम से कम कह सकते हैं, सबसे कम, सबसे कम। तो इसका, इस शब्द के अर्थ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, LEAST, एटलीस्ट। जैसे कम से कम, एटलीस्ट, तो कम से कम के अर्थ के लिए। अब मच, मच का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन मात्रा का बोध करने के लिए। मात्रा मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। अब मच का मोर और मोस्ट होता है। उसी तरह से मेनी का मतलब भी होता है ज्यादा या बहुत, ज्यादा या बहुत, लेकिन ये संख्या का बोध करने के लिए होता है। और इसका मोर एंड मोस्ट होता है। ओल्ड, ओल्ड का क्या होता है, ओल्डर और ओल्डर अथवा इल्डर। अब ओल्डर और इल्डर में क्या फर्क होता है भाई बताइए, ओल्डर और इल्डर। ओल्ड का आप गौर करेंगे कि ओल्डर भी होता है कंपैरेटिव डिग्री और इल्डर भी होता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक उसी तरह से ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट भी इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। लेकिन इस दोनों में फर्क क्या होता है, फिर से मैं आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे नया पेज लेके देखो ध्यान से। एक होता है ओल्डर, OLDER, ओल्डर, और एक होता है इल्डर। ये दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है और इल्डर का भी मतलब बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब अपना का बोध होता है यानी सगा, सहोदर, तब हम इल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई, तो माई इल्डर ब्रदर। अगर मेरा सगा बड़ा भाई है तो
तो हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे बड़ा है उम्र में, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरा सगा भाई नहीं है, तो उसके लिए हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओल्डर और एल्डर में समझ में आ गया होगा अंतर। तो ओल्डर का मतलब होता है, इससे संबंधित रूल भी जब हम बताने लगेंगे ओल्डर और एल्डर में फर्क, तो वहाँ आपके लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है ना, यानी उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा। और एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, उम्र में बड़ा। ये दोनों में ये समानता है कि दोनों का प्रयोग उम्र में बड़ा के अर्थ में करते हैं, लेकिन इसके लिए करते हैं अपना या सहोदर के अर्थ के लिए। सहोदर से सहोदर बड़ा भाई रहे, और इसका मतलब कहते हैं जो पराया हो, यानी कि दूसरा हो, पराया या अन्य, यानी अन्य, अन्य के अर्थ में या पराया। जैसे मान लेते हैं कि कोई मुझसे बड़ा है लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं है, तो हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरा बड़ा भाई है और मेरा अपना सगा बड़ा भाई है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एल्डर का। एल्डर और ओल्डर में फर्क समझ में आ गया होगा? बोलिए। रागिनी शर्मा एंड काजल, यू बोथ आर ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? एक बार बोल दीजिए यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको समझते चलिए। तो ओल्डर और एल्डर में फर्क क्या था? इस दोनों का पॉजिटिव डिग्री होता है ओल्ड। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बड़ा भी, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा भी, है ना, आपको पता होगा पहले से। अच्छा, जब बड़ा का अर्थ प्रयोग करते हैं तो उम्र में बड़ा का बोध होता है, उम्र में, यानी साइज में बड़ा नहीं, उम्र में बड़ा के लिए ओल्ड का प्रयोग करते हैं। साइज में बड़ा होता है बिग का प्रयोग करते हैं, BIG, बिग का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन अगर उम्र में बड़ा कोई हो तो उसके लिए हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, उम्र के लिए भी हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं, इसका मतलब हुआ कि मेरी उम्र 20 साल की है, यानी मैं 20 साल का हूं। अगर इसको शुद्ध हिंदी में देखें तो इसको हम कहेंगे मैं 20 साल का हूं, यानी मेरी उम्र 20 साल है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं 20 साल का बूढ़ा हूं, मैं 20 साल का बूढ़ा हूं, ऐसा अर्थ नहीं होता है, बल्कि मैं 20 साल का हूं। तो उम्र को बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओल्ड का प्रयोग करते हैं। ओल्ड एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डर या एल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट अथवा एल्डेस्ट करके प्रयोग करते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अलग टाइप का मिल रहा है तो उसको ध्यान से देखो। इन, इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? अंदर, यानी इनका मतलब में के अर्थ में भी होता है, लेकिन अंदर, इनका मतलब में या इनका मतलब अंदर। जैसे अंदर घुसने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इनका क्या होगा? इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है इनर, यानी जैसे कहते हैं द इनर रूम इज माइन, यानी अंदर वाला घर मेरा है। अब बाहर वाला द आउटर होम इज योर्स, यानी बाहर वाला घर तुम्हारा है, इनर, जो इनर हाउस है वो मेरा है। तो इनर का मतलब अंदर का, और इसका इनर मोस्ट का मतलब सबसे अंदर, है ना, इसका भी प्रयोग हम अंदर के अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन और इसका मतलब हो गया सबसे अंदर। इनर मोस्ट, इनर मोस्ट का मतलब हो गया सबसे अंदर। उसी तरह से अप के लिए अपर और अपर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ नए शब्दावली मिल रहे होंगे, उसको आपको याद करना पड़ेगा। आउट का मतलब होता है बाहर, तो आउट से बनता है आउटर, और अटर भी यूज होता है, अटर भी। आप एक नया शब्द सीख रहे होंगे, अटर, यानी आउट से आउटर तो आप सीखे होंगे। जैसे कहते हैं आउटर सिग्नल, तो बाहर का, बाहरी, इसको लिए हम लोग कहते हैं आउटर का मतलब बाहरी। अटर का मतलब भी वही होता है। और अटरमोस्ट और अटमोस्ट, अटमोस्ट और अटरमोस्ट दोनों का मतलब होता है सबसे बाहरी, यानी सबसे बाद का, सबसे बाहर का। तो सबसे ज्यादा बाहरी यानी सबसे अंतिम या सबसे बाहरी, इस शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं अटरमोस्ट या अटमोस्ट। तो अब नया शब्द सीखे हैं, अटमोस्ट या अटरमोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, आउटर या अटर कंपैरेटिव डिग्री हो गया किसका? तो आउट का। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। एक बार जरूर इसे बढ़िया से आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना घर पे, और आपको ये सब याद करना पड़ेगा। मैंने इसमें थोड़ा डिस्कशन कर दिया, जो अंतर मुझे बताना था मैंने अंतर भी बता दिया,
और इससे संबंधित और रूल में मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल पढ़ रहे हैं, डेटा बेस्ड। अब इसके आधार पर हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे आगे आने वाले रूल में। तो ये समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ जाएं अब। इसमें कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप जरूर बता सकते हैं। ऐसे ये याद करने वाला है और आपको याद करने के लिए आपको ये दिया गया है, इसलिए मैंने आपको सब डेटा लिख दिया है, यहाँ पे टाइप कर दिया है ताकि आप इसे पढ़ के और आप इसे याद कर लें। इंग्लिश में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आ जाते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 में क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब थोड़ा ना धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अब ऐसे रूल मिल गए हैं जिसको कि थोड़ा हमें सावधानी से सीखना पड़ेगा। पहले क्या था कि ER और EST लगाइए, रूल रेगुलेशन था, उसमें आपको बहुत मजा आ रहा था। लेकिन अब हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। देयर आर सम कंपैरेटिव डिग्री व्हिच आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जनरली। यानी कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। देखो ना ध्यान से, कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं व्हिच आर यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में, जिसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में यूज किया जाता है जनरली, सामान्यतया। जैसे आप मान लेते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए ये जो है ना, ये इल्डर, अभी तुरंत मैंने बताया था कि इल्डर का प्रयोग किस में बताया था, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन मैं इस रूल में क्या बताने जा रहा हूं, इस रूल में मैं बता रहा हूं कि इल्डर का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में भी करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे ही इज माई इल्डर ब्रदर, ही इज माई इल्डर ब्रदर। अगर क्या लिख दिया यार, अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखे, ही इज इल्डर देन रामू, चलो कोई भी नाम दे दिया, यानी वह रामू की अपेक्षाकृत बड़ा है और वह रामू का अपना भाई है। इसका दो मतलब आता है कि वह बड़ा है किससे, रामू से, और रामू का अपना भाई है। लेकिन अगर हम यहां लिख देते हैं ही इज ओल्डर देन रामू, तब इसका मतलब क्या हो जाता है कि वह रामू से बड़ा है, वह बड़ा है उम्र में रामू की अपेक्षा, लेकिन अपना भाई नहीं है। इस सेंटेंस से पता चल गया अपना भाई नहीं है, इस सेंटेंस से पता चला अपना भाई है। लेकिन आप गौर करेंगे कि इल्डर के बाद देन लगा, ओल्डर के बाद भी देन लगा, लेकिन आप देखो इल्डर के बाद यहाँ देन नहीं लगा है, नहीं लगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं लगा? तो नहीं लगा होने का मतलब है कि इस यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किस डिग्री का है, ये पॉजिटिव डिग्री का, यानी पॉजिटिव डिग्री का यह एक एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो देन लगाएंगे, और इस कंपैरेटिव का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में भी करते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे बताया है। और भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, द इनर रूम इज सुटेबल टू लिव इन। अभी मैंने इनर का प्रयोग इससे पहले वाले पेज में भी बताया था। इनर का मतलब क्या हुआ, अंदर का रूम, यानी अंदर वाला रूम इज सुटेबल, अनुकूलित है, टू लिव इन, रहने में, यानी सही है, अंदर का रूम रहने के लिए सही है। तो यहाँ पर हम इन रूम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इन रूम का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, इनर रूम। और इनर रूम किए तो रूम हो गया नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और यह इसके बाद देखो देन का प्रयोग नहीं है, इनर के बाद देन का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हुआ। इनर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की तरह प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मेरा इस रूल में बताना ये था कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जिसका कि प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में भी कर लेते हैं, और ये ऐसा रूल है, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर देम, आपको उन्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो मैंने इल्डर, इनर, इस सब के बारे में बताया।
कि ये कंपैरेटिव डिग्री के होते हुए भी पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं, और प्रयोग होते हैं तो किस तरह से प्रयोग होते हैं मैंने आपको अपने तरीके से सिखाया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में आपको इसी तरह से समझना पड़ता है, और मैंने काफ़ी कलरफुल बना भी दिया है ताकि आपको सीखने में और आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए एक अगला रूल है कि देयर आर सम लैटिन कंपैरेटिव्स। ये कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, ग्रीक लैटिन वर्ड आप नाम सुने होंगे, जिसको विदेशी शब्द भी कहते हैं हम लोग, फॉरेन वर्ड्स कहते हैं, फॉरेन एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, है ना। विच हैव नो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, है ना, जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। जैसे इंटीरियर, इंटीरियर का अर्थ देखो देखो लिखा हुआ ना, भीतरी। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब भीतरी। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी। हम कहते हैं ना एक्सटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल मतलब बाहर की दीवार, बाहरी दीवार, है ना। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहरी, और इंटीरियर का मतलब हो गया भीतरी। उसी तरह से अल्टीरियर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब कौन डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में। यानी मेजर हो गया, माइनर हो गया, अल्टीरियर हो गया, अल्टीरियर सबका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है। माइनर का मतलब देखो लघु होता है, मेजर का मतलब बड़ा या प्रमुख, महत्वपूर्ण, प्रधान। ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेजर का प्रयोग ये है कंपैरेटिव डिग्री। ये सब जो इधर लिखा हुआ है ये सब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन इसका प्रयोग होता किस में है? पॉजिटिव डिग्री में। देख सकते हैं यहाँ पे सब पॉजिटिव डिग्री के वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि ये सब कंपैरेटिव है लेकिन होते प्रयोग पॉजिटिव में है, और इनके प्रयोग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप कहिए यही चीज़ तो हम रूल नंबर 10 में भी पढ़े थे, लेकिन आप गौर करना कि ये लैटिन कंपैरेटिव्स हैं। लैटिन कंपैरेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि जो विदेशी भाषा के हैं, और उनका प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में ना करके हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही करते हैं। जबकि इसके पीछे वाला जो रूल पढ़ा था हमने, उसका प्रयोग हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों में करते हैं। याद होगा आपको, मैंने इस रूल को पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले। देखो ध्यान से, ये रूल मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था आपको, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, अरे लगता है ये रूल छूट गया क्या? ये 9 रूल लगता है छूट गया। कोई बात नहीं, हम 9 रूल पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, 10 के बाद हम 11 पढ़ लिए। ये सब आपको याद रखना है, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप इसे याद रख लेना। ठीक है जी, चलो अगले रूल पे हम आते हैं अब, और ये लास्ट रूल हमारा है, इसको हम लोग सीख के, है ना। अब यहाँ पे आप गौर करना कि थोड़ा मैंने कलर भी चेंज कर दिया है यहाँ पर, और इसका आप प्रयोग देखो कि किस तरह से हुआ है। जैसे इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये सारे कंपैरेटिव डिग्री में जब प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हम कभी भी देन के साथ नहीं करेंगे, बल्कि टू लगाएंगे, टू। जैसे आप गौर करना, इसका एक तरह से देखना, जैसे आई एम सीनियर, आई एम सीनियर देन यू, अगर आप ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। सीनियर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद हम लगाएंगे देन का प्रयोग नहीं, बल्कि टू का प्रयोग लगाएंगे। जैसे आई एम सीनियर देन यू गलत हो जाएगा, आई एम सीनियर टू यू ये सही होगा, आई एम जूनियर टू यू सही होगा। तो इस तरह से देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फेरियर हो, इसका अर्थ होता है छोटा या घटिया, इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? टू का। देखो सबके साथ हमने लिख दिया है यहाँ पे कि कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन्फेरियर हो, सुपेरियर हो, प्रायर हो, इंटीरियर हो, पोस्टेरियर हो, सीनियर, जूनियर, जिसका सबका हिंदी अर्थ यहाँ दिया हुआ है, इन सब का प्रयोग जब भी कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे, ना कि देन का, है ना। आपको जब असाइनमेंट बनाने को डीपीपी मिलेगा तो इस बात का सबको ध्यान रखना है कि इन्फेरियर के साथ टू लगता है। मैं एक बार यहाँ पर भी लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इन्फेरियर के साथ क्या लगेगा भाई? टू लगेगा। सुपेरियर के साथ टू लगेगा, प्रायर के साथ टू लगेगा,
2 लगेगा, है ना। ये आपको याद रखना होता है, इसमें देर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बल्कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन सब के साथ हम 2 लगाते हैं, इन सब के साथ हम हमेशा देन लगाते हैं, कहाँ 2 कहाँ देन लगाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो अब इसमें से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, मैंने 2 कलर करके अलग अलग करके किया है। आप गौर करना कि इसके पीछे वाला पेज में जो रूल नंबर 11 में था उसमें हमने मेजर, इंटीरियर, ये सब का प्रयोग किया था। तो इन सब का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में। और इन सब में क्या बताया, जो 8 को जो आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सीनियर है, सुपेरियर है, सीनियर, देखो यहाँ पे इसमें सब में क्या लगाया है, 2 लगाया है, 2 लगाया है और 2 लगाया है। जैसे इसका अर्थ मैं बता दूं आपको यहाँ पे, इट इज मेजर ऑपरेशन, यह एक बड़ा ऑपरेशन है। इट्स अ मेजर ऑपरेशन, यह एक बड़ा ऑपरेशन है। द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, यानी इसका अर्थ क्या होगा कि इस घर की अंदर की दीवार इज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी से बनी हुई है। इसका अर्थ मैं एक बार आपको लिख के बताता हूं। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि इस घर के अंदर की दीवार, इस घर के अंदर की दीवार, अंदर की दीवार, तो अंदर की दीवार यानी भीतरी दीवार, इसको आप भीतरी भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, इंटीरियर, है ना, अंदर की दीवार। आप गौर करेंगे यहाँ पे इंटीरियर का प्रयोग आपको पिछले वाले पेज में, देखो यहाँ पे इंटीरियर है ना लिखा हुआ, भीतरी, इसी की मैं बात कर रहा था। तो इंटीरियर यानी भीतरी दीवार लकड़ी से बनी हुई है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ। तो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट होगा, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, आई एम सीनियर टू माई ऑल कलीग्स, मैं सीनियर, सीनियर का मतलब होता है बड़िए या बड़ा, वरीय, और जूनियर का मतलब होता है कनीय, कनीय माने छोटा, यानी कनिष्ठ, कनीय या कनिष्ठ। ये इसका होता है जूनियर का, इसका मतलब हो गया जूनियर, और इसका मतलब हो गया सीनियर। आप देखेंगे पेपर वगैरह में लिखा मिलता होगा कि वरीय अधिकारी यानी सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर का हिंदी क्या हो गया, वरीय अधिकारी। तो आई एम सीनियर टू ऑल माय कलीग्स, यानी मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ अपने सभी साथी से। कलीग का मतलब क्या होता है, कलीग का मतलब होता है साथी, याद रखना। जो साथ में पढ़ते हैं, साथ में काम करते हैं, उसको हम लोग कलीग बोलते हैं। साथ में बैच में पढ़ने वाले को बैचमेट बोलेंगे, क्लास में पढ़ने वाले को क्लासमेट बोलेंगे, साथ काम करने वाले को सहकर्मी या कलीग्स बोलते हैं। कलीग्स का हम लोग हिंदी में क्या यूज करते हैं, सहकर्मी भी, यानी साथ में काम करने वाले। जैपनीज गुड्स यानी जापान के सामान, गुड्स मतलब सामान, आर मोर सुपेरियर ज्यादा अच्छे होते हैं, टू नेपालीज गुड्स यानी कि जापान के सामान नेपाल के सामान से ज़्यादा सुपेरियर यानी श्रेष्ठ होते हैं। सुपेरियर का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर श्रेष्ठ होते हैं। मोहन इज सीनियर टू विजय, मोहन सीनियर है किससे, विजय से, तो देखिए 2 लगाए हैं। तो इस तरह से ना पूरा चैप्टर लगभग आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ नोट्स बनाना है इसकी सहायता से आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं इसे वीडियो की सहायता से ही आप बना लीजिएगा। इसे अपलोड, मैं इसका डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड नहीं करूंगा, इसीलिए कि इसमें तो प्रैक्टिस करना था। आप याद कीजिए कि आपके साथ साथ हम बनाते गए थे, तो लिखा हुआ तो है नहीं। तो आप वीडियो में जो मैंने बताया है इसके आधार पर आप वीडियो देख के नोट्स बना लेना, ठीक है। हाँ जी, अब आप बताइए फाइनली कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चैप्टर हो गया है खत्म, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब हम आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कुछ डिफरेंसेस हैं उसका मैं आपको बताऊंगा, जो कि अगले क्लास में होगा, जो अगला सेक्शन है। और
इसके बाद मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और बोला था शुरू में कि मैं इसके बाद आपको ट्रांसलेशन पर ध्यान दूंगा। आज 1 घंटा पहले लगभग अभी 6-7 बजे के आसपास आपको कुछ अपलोड किया गया है फाइल जो कि वर्ड मीनिंग का था। मैं अभी आपको दिखा देता हूं और सभी लोग उससे उसका नोट बना लेना, ठीक है। यानी वर्ड पावर इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू विल हैव टू इम्प्रूव 10 वर्ड्स डेली। और इसके लिए मैंने आपको अभी यहाँ पे दे दिया था, आप अभी देखना आपको अपलोड मिलेगा। और वो कौन सा वर्ड मिलेगा तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो 2000 वर्ड्स का लिस्ट है। कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो ध्यान से। मैं अभी आपको ये सब अपलोड कर दिया हूँ, 21-22 यानी 22 तक कर दिया हूँ, पहले 14 तक किया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8, आज मैंने 8 फाइल, हाँ नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, 8 फाइल मैंने आपको भेज दिया है। आप जरूर इसको याद करना। देखिए मैं आपको लेटेस्ट का जो एक फाइल बताता हूँ, ये खुलेगा इस तरह से, देखो ध्यान से। इसी तरह याद होगा आपको, वर्ड पावर का मैं आपको बना के भेजता था, आज फिर से मैं शुरू करने लगा। और हमारा टारगेट है कि एट द एंड ऑफ द सेशन कम से कम 2000 वर्ड आपको पूरा कर दूं, ठीक है। और इस 2000 वर्ड को पूरा करने के लिए आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। इन सबको जरूर याद कर लीजिएगा, मैं काफ़ी अट्रैक्टिव बना के आपको देता हूँ, एंड आप सब इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे गेटअप का मतलब उठना, सर्व का मतलब सेवा करना, बी फूल का मतलब उल्लू बनाना, मेक ए नॉइस का मतलब हल्ला करना, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। आप इसे याद कर लेना। सर एडजेक्टिव का पीडीएफ नहीं भेजेंगे? एडजेक्टिव का पीडीएफ तो भेजा हुआ है, अगर नहीं मैं चेक कर लूंगा, अगर आपको भेजा हुआ नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। काजल, ठीक है ठीक है, आपको इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बोल देना। ऐसा एडजेक्टिव का अगर हम नहीं भेजे होंगे मैं देख लूंगा, तो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम काजल? अच्छा ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। अगला क्लास आपको मैं बता दूं कि ट्रांसलेशन का ही करूंगा, और उसके बाद मैं आपको इसका असाइनमेंट बना के डीपीपी बना के करवा दूंगा। अगर डीपीपी बना लिया तो डीपीपी बनाऊंगा, नहीं तो ट्रांसलेशन का करना जरूरी है। जहां तक ट्रांसलेशन का मैंने आपको करवा दिया है, उसके बाद हम लोग 2-3 रूल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अब विदा लेते हैं। आपका अगला क्लास बायोलॉजी का होगा, और बायोलॉजी का सर आ गए हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर आपका क्लास बायोलॉजी का शुरू होने वाला। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय सर, बाय बाय रागिनी।